Hello everyone, welcome to Manu Law Classes in the session of Daily News Analysis. Myself Naresh Sharma and going to discuss with you an important topic. आज का ये जो सेशन है वो मल्टीपल न्यूज को कवर नहीं करेगा, ओनली वन टॉपिक पर हम इसमें डिस्कशन करेंगे और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेक्स्ट से। कंटेक्स्ट ये है, बैकग्राउंड ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया और उस जजमेंट में ये कहा गया, उस डिसीजन में ये कहा गया कि अब जो लोग लोअर जुडिशरी में जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं उनको एलएलबी करने के बाद, चाहे वो 3 ईयर की एलएलबी हो या 5 ईयर की हो, उनको 3 ईयर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब आप जज बनने के लिए, हालांकि जज कहना उस लेवल पर लोअर जुडिशरी में वो एक अलग बात है, प्रैक्टिकली लोग जानते होंगे, ठीक है, हम कॉमन सेंस में बात कर रहे हैं, कॉमन लेवल पे। तो लोअर जुडिशरी में आपको जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए एक 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, तब आप उस एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। अब इसके बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, तो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस जजमेंट के बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड है कि अभी 20 मई को कल ही 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें सीजेआई हमारे जो है बीआर गवई साहब थे, एजी मसीह थे और केबी चंद्रन थे। इन्होंने एक जजमेंट दिया और जजमेंट में आप एक चीज देखियो, मींस देख सकते हो कि रिवाइव्ड द रूल रिक्वायरिंग 3 इयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस, मींस रिवाइव कर दिया। इसका मतलब ये जो 3 ईयर वाला रूल था पहले कभी डेड हुआ होगा, है ना, तो उसको उन्होंने फिर से रिवाइव किया है। इसका मतलब ये 3 ईयर प्रैक्टिस वाला रूल फर्स्ट टाइम नहीं आया है, ये पहले आ चुका था, फिर से जो इसको कैंसिल कर दिया गया और अब फिर से इसको रिवाइव कर दिया गया। तो इट मींस जुडिशरी में भी, हायर जुडिशरी में भी चीजें फिक्स नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि जजेस चेंज होने से डिसीजन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा है इसमें। कोर्ट का कहना है कि लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर के आप आइए, फिर आप लोगों के जीवन से रिलेटेड डिसीजन को दीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या, जो पॉइंट सबको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी एक बात कही कि जजेस चेंज होने से डिसीजन चेंज हो जाते हैं, इट मींस अभी जो जजमेंट आया है उस पर कोई ऐसा बहुत बड़ा R&D, कोई डेटा, कोई सर्वे, कोई रिसर्च नहीं हुआ था कि विदाउट एक्सपीरियंस के जो लोग जुडिशियल सर्विस एग्जाम में जा रहे थे वो कितने ज्यादा कॉम्पिटेंट थे और कितने कॉम्पिटेंट नहीं थे, इस पर कोई डेटा नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट फिर किस बेसिस पर आया है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक है आपके सामने कि ज्यादातर हाई कोर्ट है, उन्होंने ये डिसीजन पहले से दे रखे थे और डिफरेंट स्टेट्स में ये रूल लागू हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर ये सोचा कि जब बहुत सारे स्टेट्स में ये सब चल रहा है, अदर हाई कोर्ट से डिसीजन ले चुके हैं, तो वास्तव में ये प्रैक्टिकली जो है इम्पोर्टेंट है और इसको हम भी कंपलसरी कर देते हैं। कुछ कुछ आपको वैसा दिख रहा होगा। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि कोर्ट रूम का डिकोरम पता हो उनको। एक तो लॉजिक तो ये हो गया कि भाई अदर हाई कोर्ट के जजेस ने दे रखा है डिसीजन, तो हम भी दे देते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का इसमें और क्या जो है एस्पेक्ट है, उनका और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका कहना है कि देखो, लोगों को जो जज जो है लोअर जुडिशरी में आते हैं उनको कोर्ट रूम का डिकोरम पता हो, उनको प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज पता हो, उनको स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव्स पता हो। पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टेक होल्डर्स मीन्स जो जूनियर जो एडवोकेट आ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, वो कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। एज एन एडवोकेट क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो। तो जब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर के जाएंगे तो वहां जब उस चेयर पर बैठ जाते हैं तो वहां बैठ करके इनको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए कि भाई ये सब बाकी के लोग जो है कीड़े मकोड़े हैं और हम तो बस अब हम राजा हो गए। तो यहाँ पर कुछ वैसा एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं
जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। ये जो डिसीजन है इसी चीज पर थोड़ा सा फोकस कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके हम थोड़े से बैकग्राउंड में। हिस्टोरिकली 14th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा था कि 3 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाए तो अच्छी बात है स्टेट के लोअर जुडिशियल सर्विसेज में। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि हाँ ठीक है कि अगर वहां पर लोअर जुडिशरी में जजेस जो बन करके आ रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे तो ये अच्छा रहेगा, हम ये रिकमेंड करते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 रिकमेंडेशन दी थी। क्या? पहला तो ये कहा कि स्टेट लेवल की जो एग्जाम होते हैं जुडिशरी वाले, उसमें ऐसा अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनसे डेवलप करवाया जाए। किसके थ्रू? प्रैक्टिकल एग्जाम्स के थ्रू। कुछ एग्जाम्स ऐसे रखो उस जुडिशरी के एग्जाम में कि आप उनकी जो कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक कर पाओ। ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जाम रखो एक, जैसे कि IAS IPS इनका होता है वैसा ही एग्जाम रखो एक, और उस एग्जाम में इस पर फोकस मत करो, प्रैक्टिकल पर फोकस मत करो। आप उनको इसलिए बुलाओ कि वो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं और अच्छा खासा उनके पास में जो है टैलेंट है, यंग माइंड है, लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? इंक्लूडेड राइगरस ट्रेनिंग स्कीम्स, जैसे कि IAS IPS ऑफिसर्स के लिए बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग डेवलप की गई है, तो वैसे ही बोला इन जजेस के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में जो लोग सेलेक्ट होकर के आएंगे उनका बहुत अच्छा हम ट्रेनिंग डेवलप करें और वहां से उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलवाएं। जैसे जो है सीनियर लॉयर्स के साथ में उनको अटैच करना, या जो सीनियर जजेस हैं उनके साथ में उनको अटैच करना, प्रैक्टिकल फील्ड विजिट वगैरह करवाना, केसेस पे काम करवाना, ऐसी बहुत सारी चीजों के थ्रू हम उनको क्या करवा सकते थे? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका हम करवा सकते थे। तो लॉ कमीशन ने ये कहा था कि लोअर जुडिशरी में थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम ले लो, और ऑल इंडिया जुडिशरी में आप केवल ये देखो कि फ्रेश ग्रेजुएट, एकदम फ्रेश यंग माइंड हमारे पास में आए, वो टैलेंट हमारे पास में आए, उनको ट्रेनिंग दे करके हम बाकी सब अपने आप में जो है सेट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये रहा। अब हुआ क्या? एक केस आया। केस था कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशंस फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये बात तो अच्छी है और ऑल इंडिया लेवल पर जुडिशियल सर्विस एग्जाम होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि आप ये स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अब फिर से एक केस आया 1993 का, उसमें एक रिव्यू पिटीशन आई सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रास्ता पिछले वाले में अपनाया था उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, अपना वो कोर्स था जो रास्ता चेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं भाई, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, ठीक है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं उनमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होती। देखो, मैच्योरिटी एज के साथ में भी आती है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ में भी आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अभी मैच्योर हैं, मैच्योर नहीं है, उनके पास में मैच्योरिटी नहीं है, तो हम उनको अचानक से कैसे उस पोस्ट पर बिठा सकते हैं जो लोगों की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन वगैरह इन सब पर डिसीजन देते हो, इन सब को अफेक्ट करते हो? नहीं। तो मैच्योरिटी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ऑल स्टेट्स को, और अपना आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि सारे के सारे स्टेट्स में 3 ईयर की LLB मींस जो 3 ईयर की प्रैक्टिस है आफ्टर LLB वो कंपलसरी है। मींस अब कोई भी लोअर जुडिशरी में जो है एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएगा अगर उसके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है एज एन एडवोकेट। ये ऑर्डर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया था। उसके बाद क्या होता है, उसमें और क्या क्या पॉइंट हमारे सामने आने चाहिए? ठीक है। उसके बाद में एक घटना और हुई, वो थी जस्टिस शेट्टी कमीशन आया। ठीक है। उसने अभी अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, स्टडी करने के बाद, सर्वे करने के बाद, R&D करने के बाद। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट स्टेट्स इंप्लीमेंटेड 3 ईयर रूल। बहुत सारे स्टेट ने, क्योंकि प्रीवियस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया था कि भाई आप जो है 3 ईयर कंपलसरी करो, तो ज्यादातर स्टेट्स ने वो 3 ईयर प्रैक्टिस का जो रूल था उसको एक्सेप्ट कर लिया
और कुछ ने तो उसको और भी बढ़ा दिया कि नहीं 3 नहीं, हमारे यहाँ तो आप 5 साल प्रैक्टिस करोगे तब जज बनोगे। ये भी वहां पर बहुत सारे स्टेट्स में हो रखा था। जजेस वर एंटरिंग सर्विस ओनली बिटवीन एज 27 से 30 की एज तक आते आते लोग जज बन पा रहे थे लोअर जुडिशरी में। तो हो क्या रहा था, फेलिंग टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। आप 27, 28, 30 की एज तक आते आते जो पर्सन होता है वो एक फिक्स्ड पर्सनैलिटी बन जाता है, वो फ्रेश ग्रेजुएट नहीं होता, फ्रेश आइडियाज कई बार नहीं होते, यूथफुलनेस वो जो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये रिकमेंडेशन उन्होंने दी कि भाई जो पिछला वाला हमारा जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, और जो इम्प्लीमेंट कर दिया था कि एक्सपीरियंस के बाद ही आप जो है जुडिशरी में आओगे, बोला वो ठीक नहीं है, उससे फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा है। जबकि फ्रेश टैलेंट यूपीएससी के पास में जा रहा है आईएएस में, आईपीएस में, फॉरेन सर्विस में, फॉरेस्ट सर्विस में, उन सब में जा रहा है, हमारे पास में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, उसके बाद में एक चीज और हुई, और वो था सुप्रीम कोर्ट में एक केस, और केस था फिर से ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस आया। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया 3 ईयर रूल। मींस पहले लेकर के आए, फिर खुद से ही स्क्रैप कर दिया कि नहीं 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 भाई ये तो गड़बड़ हो गया, और कहा कि जो ब्राइट ग्रेजुएट्स हैं, यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको 3 ईयर की प्रैक्टिस करने के बाद वो अनअट्रैक्टिव हो जाती है जुडिशरी। कैसे, आप खुद सोचिए कि आपने पहले 12th के बाद 5 ईयर का एलएलबी प्रोग्राम किया, ठीक है, अगर डायरेक्ट आपका क्लेट के थ्रू एनएलयू वगैरह में एडमिशन हुआ, या फिर आपने पहले ग्रेजुएशन किया उसके बाद प्लस आपने एलएलबी की, तो आप इसको कंप्लीट कर पाए टोटल 6 ईयर्स में। मींस आप ऑलरेडी जो आपकी एज है वो काफी आगे निकल चुकी है ना। अब आप क्या चाहोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास कोई जॉब हो, सोर्स ऑफ इनकम हो, कुछ तो हो। तो लोग जुडिशरी में आना बंद हो गए थे, कम आ रहे थे, फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं आ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, जो है हम इस डिसीजन को वापस लेते हैं और हम इसमें क्या करते हैं, ब्राइट माइंड हमको चाहिए, ब्राइट एजुकेटेड जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो हमको चाहिए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस डिसीजन में जो शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि द रूल डिड नॉट अट्रैक्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स, हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट्स नहीं आ रहे और काफी टाइम उनका निकल जा रहा है, तो वो अदर सर्विसेज की ओर चले जा रहे हैं, तो हमको फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए, हमको यंग माइंड भी चाहिए। ठीक है, तो इट मींस वो रूल 2002 में बंद हो चुका था, जो पहले जिसको प्रीवियस केस में लाया गया था। अब आ जाते हैं अब फिलहाल वाले जो भी करंटली कल ही डिसीजन आया है उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इसको रीइंस्टेट कर दिया कि 3 ईयर की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ग्राउंड रियलिटीज इंडिकेट, ग्राउंड रियलिटीज क्या कहती हैं, अब हम उस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना डिसीजन दे दिया, ठीक है, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, अब हम उन पर आते हैं कि इस डिसीजन से जो कैंडिडेट लॉ जो है करने के बाद, डिग्री लेने के बाद जब बाहर आ रहा है निकल करके, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे, देखो ये बात तो है कि टॉप जो लॉ स्टूडेंट्स हैं एनएलयूज वगैरह में बहुत अच्छा जो है शार्प माइंड है, अच्छे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मींस अच्छा टैलेंट है उनके पास में, ठीक है, हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब में वो जाना पसंद करते हैं। ज्यादातर जो एनएलयूज वाले होते हैं वो जुडिशरी में ना आने की बजाय कॉर्पोरेट जॉब में चले जाते हैं, और उसके पीछे कारण ये भी होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट एजुकेशनल लोन लेता है। क्यों? क्योंकि एनएलयूज में वो 12 to 40 लाख तक का फीस दे करके आया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपकी एलएलबी की 40 लाख तक फीस होती है, समझ रहे हैं? तो वो क्यों और 4-5 साल इंतजार करेगा जुडिशरी में जाने का, उसको तो इंस्टेंट अर्निंग चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट किसी फर्म को ज्वाइन कर देते हैं, स्टार्टिंग से ही उनको 1 लाख 1.25 लाख वगैरह का उनको पैकेज मिल जाता है, वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, शादी भी करनी है, बच्चे भी करने, आगे अपनी फैमिली भी तो देखनी है, ठीक है। मोस्ट सच स्टूडेंट्स डू नॉट व्यू जुडिशरी एज अ करियर,
एनएलयू से निकलने वाले जुडिशरी को ज्यादातर केसेस में अपना करियर नहीं देखते, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब इसका उल्टा करके देख लो आप, जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो फिर एनएलयूज में, वो कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जाएंगे, वो लिटिगेशन में आना चाहेंगे। अब लिटिगेशन में आना चाहेंगे तो फिर एक नई स्ट्रगल उनकी लाइफ में स्टार्ट होगी। तो प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, 3 ईयर रिक्वायरमेंट विल, क्या होगा अब इससे? 3 ईयर की जो रिक्वायरमेंट है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इसके क्या क्या अदर एस्पेक्ट्स हैं? पहला, डेटर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स। खुद सोचो कि जो स्टूडेंट 5 ईयर तक एलएलबी कर रहा था, अब 3 ईयर फिर से वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेगा, तो मींस 8 ईयर्स तक उसके पास में अर्निंग का क्या सोर्स है? जीरो, कुछ नहीं। लोन लेकर के उसने अपनी एजुकेशन को लिया था, आपने 3 ईयर का फिर से हमारे मींस उसके पास में एक बर्डन आ गया कि नहीं 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 नहीं, अभी आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे, जो बहुत ज्यादा दिन तक विदाउट इनकम, विदाउट एम्प्लॉयमेंट सरवाइव नहीं कर सकते, वो इस जुडिशरी का ख्वाब छोड़ करके भाग जाएंगे, कहीं और काम में अपना लग जाएंगे। उसमें टारगेट कौन होगा? अब वो जो मिस गरीबी की बात जो हम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC ST OBC EWS, बाकी गरीबी जाति देख करके तो आती नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो लोग फाइनेंशियली इकोनॉमिकली पुअर हैं, उनके साथ में दिक्कत होगी और वो जुडिशरी में नहीं आ पाएंगे, वो अल्टरनेट खोजेंगे, वो उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम विमेन कैंडिडेट पर आ जाते हैं। भाई किसी की भी घर मींस, अभी तक तो ये सिस्टम है कि ज्यादातर केसेस में आते आते 25 से 28 तक मैक्सिमम, है ना। हालांकि ये बहुत हाईली एजुकेटेड सोसाइटी जो उनकी बात कर रहा हूं मैं, गर्ल्स की शादी जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश होती है। अब आप सोचिए, एक स्टूडेंट 20 अभी 20 नहीं, 18 ईयर की एज में उसने 12th पास कर लिया, सपोज करो। एक ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि 18 तक आकर के ग्रेजुएशन को, सॉरी 12th को क्वालिफाई करते हैं। इसमें आप +5 ऐड कर दो, ठीक है, एवरेज लेकर के चल रहे हैं, तो मीन्स उसकी एज ऑलरेडी 23 हो गई 5 ईयर LLB करने के बाद, ठीक है, जो क्लैट वाला प्रोग्राम किया। प्लस अगर उसने पहले ग्रेजुएशन किया 3 ईयर का और फिर 3 ईयर की LLB की, तब भी वो लगभग इसी रेंज में आ रहा है, 23 की रेंज में। अब आपने क्या किया, इसमें +3 ईयर और ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब उसकी एज हो गई ऑलरेडी 26 ईयर्स। 26 की ईयर में वो एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल बनेगा। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, क्या ये जो जुडिशरी के जो एग्जाम होते हैं, क्या ये रेगुलर होते हैं? नहीं। कितने ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं, बड़े बड़े स्टेट्स, आपका यूपी, कई कई साल में जुडिशरी की वैकेंसीज आती हैं, और कितनी आती हैं? बहुत कम आती हैं। जब ये अपीयर होना स्टार्ट होंगे और उसमें भी कहीं ऊपर से कोई एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम पेपर लीक हो गया, उसके आरोप लग गए, तो वो भर्ती गई लटक गई कहीं पे जाकर के, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके, वो वाला सिस्टम हो जाएगा। मींस आप उस यूथ को अराउंड, अगर इसने 26 की ईयर की एज में ये एलिजिबल हुआ और उसके 3 साल तक वैकेंसी नहीं आई, तो वो तो ऑलरेडी 29 ईयर का हो गया। तो यूथफुलनेस तो उसकी खत्म हो गई, उसका जो यंग फ्रेश माइंड था वो सब खत्म हो गया। वो क्या करेंगे अब ये कैंडिडेट इससे अच्छा प्रिपरेशन करेंगे किसकी? कोई ऑल इंडिया सर्विस की, कोई PCS की, कोई पुलिस की, कोई SSC की, या कहीं ना कहीं अपनी कोई कॉर्पोरेट जो है उसको लॉ फर्म को ज्वाइन कर लेंगे, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, PSUs में चले जाएंगे, ठीक है, या किसी और जो है लॉ फर्म को ज्वाइन कर लेंगे। इट मींस जुडिशरी की तरफ ये तो नहीं आना चाहेंगे। कौन आना चाहेंगे जुडिशरी की तरफ? अगर इतना भाई उनके पास में पेशेंस बचेगा तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा जो स्ट्रांग होंगे, जिनके पास में अर्निंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक चीज और देख लीजिए, ये सारी प्रॉब्लम किसके साथ में आने वाली है? पुअर के साथ में। अभी उन्होंने 29 ईयर तक 2 पैसा नहीं कमाया, मींस अर्निंग का मतलब एक प्रॉपर अर्निंग, 29 ईयर तक इन्होंने कुछ भी अर्न नहीं किया, तो क्या इनकी मैरिज हो पाएगी? सारे जो शादी करेंगे ये नहीं करेंगे। तो 30 क्रॉस करा दिया आपने, शादी वादी, आगे का फ्यूचर, करियर, बच्चे, सब साइडलाइन हो गए, कुछ नहीं बचा फिर उसकी लाइफ में। अब वो 30-35 में जाकर के शादी करेगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट होगा, और शादी लेट करने के दुनिया भर की बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं।
भाई घर में उससे कोई छोटा भी है, उससे बड़ा भी है परिवार में, उनकी भी तो प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स हमने देख लिया। ये सेम वही पॉइंट्स हैं कि इरेगुलर एग्जाम्स होते हैं, रेगुलर एग्जाम होते नहीं हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उस इनकम की जो हम बात कर रहे थे कि जुडिशरी की सच मींस जो लीगल प्रोफेशन है उसकी सच्चाई देखो आप। सबसे पहले जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं और कहीं के साथ में आप एज ए जूनियर काम करते हैं, ठीक है, तो 2 पैसे आपको नहीं मिलते। बहुत रेयर केस में किसी कोई कोई जो जज होते हैं, सॉरी जो एडवोकेट्स होते हैं, वो 4-6-10 हजार रुपए दे देते हैं, नहीं तो ज्यादातर केसेस में पैसा नहीं दिया जाता। इस चीज को देखते हुए बीसीआई एक रूल लाई थी। रूल क्या मतलब, एक रिकमेंडेशन लाई थी। ठीक है, उसने ये कहा, रिक्वेस्ट किया एडवोकेट्स को कि भाई आपके यहाँ पर जो जूनियर काम करने आ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनके लिए क्या करो आप, रूरल एरिया में आप उनको मिनिमम 15,000 पर मंथ देते रहो, और जो अर्बन एरियाज हैं उसमें उनको 20,000 रुपीज आप दिया करो कम से कम, जिससे कि उनको सस्टेनेबिलिटी रहे उनकी, वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, क्या ये अमाउंट बहुत ज्यादा है? ये बीसीआई ने केवल रिकमेंडेशन किया है। इसके तो सपने छोड़ दो। जो लोग नए नए जाकर के लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद में जूनियर की तरह काम करना चाह रहे हैं, उनको घर अपनी जेब से किराया फूंक कर जो है खर्च करके अपने सीनियर के ऑफिस तक जाना पड़ता है। वहां से चाय के भी पैसे नहीं मिलते, कैंटीन में जेब से ही पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रिकमेंड किया है, 15,000 और 20,000। अच्छा, अब आते हैं इसका एक आयरनी देखते हैं कि ये इन लोगों के साथ में कैसा मजाक है। ये एलएलबी करने के बाद है, ग्रेजुएशन करने के बाद है, मींस 2 बार ग्रेजुएशन हो गई किसी किसी की तो, और किसी ने तो 5 ईयर की प्रॉपर किसी एनएलयू वगैरह से क्वालिफाई करके आया, मींस इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है वो। उसको आप केवल क्या बोल रहे हैं, 15-20 हजार दे दिया करो भाई, रिकमेंडेशन कर रहे हैं, कोई रूल नहीं है उसके लिए। ठीक है, और जूनियर्स के साथ में क्या क्या एक्सप्लोटेशन उनका होता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं आ जाओ आप एक बार मिनिमम वेजेस एक्ट। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो दिल्ली में कहता है कि आपको मिनिमम 20,371 रुपए देने होंगे दिल्ली में, नॉर्मल लेवल के वर्कर पर, जो 10th के आसपास की उसकी क्वालिफिकेशन हो, है ना, या उससे भी कम हो। कितने देने हैं, देना ही पड़ेगा। कोई भी फर्म इससे कम रुपए में किसी लेबरर को भी नहीं रख सकती अपने पास। दूसरा, रूरल एरियाज के लिए अनस्किल्ड वर्कर के लिए कितना है, मिनिमम 18,456 रुपए का ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट में प्रोविजन है कि इससे कम सैलरी पर आप किसी को अपने यहाँ पर एज ए लेबरर भी नहीं रख सकते, उतना आपको देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर इससे भी कम, यहाँ पर इससे भी कम, ये केवल रिकमेंडेशन है, पैसा मिलना तो दूर की बात है। तो कितना भद्दा मजाक है उनके साथ में जो लॉ से ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, है ना। अब उनके साथ में क्या प्रॉब्लम आएगी वो हमने पहले देखी कि लॉ करेंगे, उसके बाद में 3 ईयर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में जुडिशरी का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ आगे के पॉइंट्स पर कि जब ये सारी की सारी चीजें हैं, है ना, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? इसको कंपलसरी करने की बजाय, मींस क्या कोई पर्सन अगर जुडिशरी में जाना चाहता है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाने के लिए केवल एक ही रास्ता है क्या हमारे पास? क्या और रास्ते नहीं है? एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या जो आईपीएस बनकर के जाते हैं उनको एज ए कांस्टेबल, एज ए दरोगा, एज ए इंस्पेक्टर काम करवाया जाता है क्या उनसे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए कि रियल लाइफ में जो पुलिसिंग कैसी होती है, रियल सिचुएशन क्या होती है? नहीं करवाते ना। उनको ट्रेनिंग के टाइम पर ये सारा एक्सपोजर आप देते हैं। वही क्या एक आईएएस ऑफिसर को आप क्लर्क का काम करवाते हैं पहले, पूरा 3 साल क्लरिकल वर्क करो फिर आप फाइल वाइल समझ पाओगे? नहीं करवाते ना। उनको एक्सपीरियंस कहां से आ जाता है? तो क्या हम कोई ऐसा एग्जाम का सिस्टम, एग्जाम स्कीम डेवलप नहीं कर सकते कि जजेस बनाने के लिए, लोअर जुडिशरी में एग्जाम के उसमें आने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजों को इन्वॉल्व कर दें हम, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हम वहां से उनकी चेक कर सकें और या और भी कुछ उसके सॉल्यूशन निकाल सकें? तो उसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? यंग ग्रेजुएट्स को आप रिक्रूट करो और उनके पास में 2+ ईयर्स का इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के आओ। इंटेंसिव ट्रेनिंग चलेगी आपकी। आपको जजमेंट देने के लिए नहीं बिठाया जाएगा कि आप जजमेंट दे दें। आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, आप सीनियर जजेस के साथ में काम करो, फाइल्स को पढ़ो, ब्रीफिंग बना करके दो,
जजमेंट राइटिंग सीखो। जब आप प्रॉपर ये सब हो जाएगा उसके बाद आप जो है जजमेंट दीजिए। उसके बाद में भी आपके जजमेंट को सीनियर जजेस रिव्यू करें कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपको साथ में बिठा करके रखें ट्रेनिंग के साथ में, तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अटैच ट्रेनिंग ऑफिसर्स टू सीनियर जजेस और लॉयर्स टू बिल्ड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वहां पर उनको ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप दिलवा दो। रिवैम्प द एग्जामिनेशन पैटर्न, अभी जो जुडिशरी का एग्जाम पैटर्न है वो रोट लर्निंग वाला है। आपने उसमें से प्रैक्टिकल जो चीजें थी जो लॉ कमीशन ने कहा था उसको तो आपने उसमें रखा ही नहीं, रोड लर्निंग रखी हुई है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाओ। जजमेंट राइटिंग का उसमें पेपर रखो, अच्छे से कुछ पूछो उसमें, जजमेंट राइटिंग करवाओ, इंटरव्यू वगैरह रखो। प्रैक्टिकल लीगल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस बनाओ आप, जिससे कि एग्जामिनेशन में ये चेक हो सके कि इनको भाई प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ है कि नहीं है। तो आप ऐसे अच्छे एग्जामिनेशन में जो है पेपर्स भी तो बना सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपके पास में भी होंगे जो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कि हम कैसे उन जजेस को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और ये जो 3 ईयर वाली जो चीज थी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, लाखों लोगों का बहुत ज्यादा मीन्स एक तरह से कहूँ कि अब वो जूनियर बन करके सीनियर एडवोकेट्स के साथ में उनका एक्सप्लॉयटेशन का टाइम और बढ़ जाएगा। बिकॉज जब उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं है तो जुडिशरी की तरफ आने वाला जो फ्रेश ग्रेजुएट है, यंग माइंड है, अब वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट तो वो होगा। बिकॉज अब वो ऑप्शन देखेगा यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, कॉर्पोरेट लॉयर का, ठीक है, किसी लॉ फर्म में काम करने का, या अदर कोई अपना एकेडमिक्स की तरफ चला जाएगा। ये उतने पे तो 2 ईयर में एलएलएम कर लिया, नेट जेआरएफ अपना कुछ क्वालिफाई किया, कहीं जाकर के टीचिंग स्टार्ट कर दी, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, एकेडमिक्स में आप चले गए, या उतने टाइम में आप कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी चले गए। तो ये जो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स के साथ में आने वाली है। दूसरा एक पॉइंट और, जैसे कि देखो अगर इन्होंने यहाँ पर 3 ईयर की प्रैक्टिस को कंपलसरी किया है तो भैया जो एग्जामिनेशन कराने वाली अथॉरिटीज हैं उनको 3 ईयर का अपर एज लिमिट को भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि 3 ईयर उनको लेट स्टार्ट हो रहे हैं। अब ऐसा मत करो कि पहले आपके यहाँ एज थी 21 से 30, बोला इतनी एज में आप एग्जाम दे पाओगे, या 21 से 35, ठीक है, ये थी। अब भी आप वही रखें, क्योंकि यहाँ तो अब उनकी लाइफ 24 से स्टार्ट होगी तो उसके पास में तो टाइम और कम हो गया। तो उसको क्या करो फिर आप, इसको आप 40 करो, 42 करो, 45 करो, अपर एज लिमिट को भी बढ़ाओ। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। सो देखो बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं लॉ ग्रेजुएट्स के साथ में इस जजमेंट की वजह से। आपके क्या व्यूज हैं, आपका क्या फीडबैक है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कुछ व्यूज हैं, ओपिनियन है, आप प्लीज शेयर कीजिए। और आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।